अच्छा क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो हमने पहली टाइप पढ़ी थी, कौन सी? स्टैटिक, या जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म या ऐसी मेथड्स की डिफरेंट फॉर्म्स जो कि कंपाइल टाइम पर कंपाइलर डिसाइड करता हो कि कौन सा वाला चलेगा, उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो चीजों के अंदर होता है। सबसे पहले होता है मेथड ओवरलोडिंग में। किसमें? ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि एक सेम नाम का मेथड सेम क्लास के अंदर अगर डिफरेंट पैरामीटर्स या उन पैरामीटर्स की डिफरेंट डेटा टाइप्स या उनकी डेटा टाइप्स के डिफरेंट ऑर्डर के साथ बनाया जाए तो ये कहलाती है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरी जो आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर चीज आती है वो आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कौन सी चीज आती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और अक्सर बहुत सारे लोगों को और प्रोफेसर्स को भी ये समझ नहीं आता। तो आपको अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने हैंड रेस करना है और पूछना है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा है ट्रिकी टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेता है। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास। तो मैं क्या बता रहा था, ऑपरेटर हम एक ऐसे स्पेशल सिंबल को कहते हैं जो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई एक्शन लेता हो। ठीक है, बदले में कोई एक्शन परफॉर्म करता हो उस ऑपरेंड के ऊपर। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? अच्छा। और कुछ होते हैं जो एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पर काम करते हैं, जैसे हमने देखा प्लस। अब प्लस में एटलीस्ट जो प्लस ऑपरेटर है हमारे पास, एडिशन का जो ऑपरेटर होता है, उसमें एटलीस्ट दो ऑपरेंड्स का होना लाजमी है। टू प्लस लिखा कोई सेंस नहीं बनती। टू प्लस टू यानी दो ऑपरेंड्स होंगे, यानी दो नंबर होंगे। नंबर्स क्या है? ऑपरेंड्स हैं जिन पर ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है, उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। तो आपके पास एडिशन का काम परफॉर्म होगा। ठीक है, यूजुअली हम इन ऑपरेटर्स को, जो बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इक्वल्स टू, इन्हें हम दो ऑपरेंड्स पर अप्लाई करते हैं और दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये यूजुअली नंबर्स को ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, या उनका रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। किसका? नंबर्स का। किसका? नंबर्स का। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे पास एक ऐसी क्लास है जिसमें दो प्रॉपर्टीज है, नंबर वन और नंबर टू। गौर से सुनना इस बात को। मैं कह रहा हूं एक क्लास है तुम्हारे पास जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, नंबर वन और नंबर टू। चलो सर, बातों से काम नहीं करता, हम बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास बना दी पॉइंट के नाम से। ठीक है, मतलब कुछ भी एक्स जेड पॉइंट के नाम से मैंने एक क्लास बना दी। ठीक है, किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने कहा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी होगी नंबर वन के नाम से। किस नाम से? ठीक है, और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होगी नंबर टू के नाम से। क्लियर हो गई ये चीज? ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं चाह रहा हूं नंबर वन और नंबर टू में कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सर आप कहोगे कि आप यहां पर आए मेन मेथड में और न्यू पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही इनके आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं तो सर आपको बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर वो वाहिद मेथड है जो ऑब्जेक्ट बनते साथ कॉल हो जाता है। वरना अदरवाइज इनको बाहर से मुझे एक एक करके वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बनाऊंगा पॉइंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। क्या बनाऊंगा? कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। ठीक है, डन है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। ये कंस्ट्रक्टर दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा, एक num1 नाम से और एक num2 नाम से। किस नाम से? num2 नाम से। और मैं जो num1 में वैल्यू आ रही है उसको दे दूंगा नंबर वन को। किसे दे दूंगा? ठीक है, तो मैंने num1 की वैल्यू किसे दे दी? नंबर नंबर वन को क्या वैल्यू दे दी मैंने? num1। ठीक है, और नंबर टू को मैंने वैल्यू दे दी num2। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट्स पास करो, क्योंकि आपने पैरामीटर्स बना रखे हैं कंस्ट्रक्टर में, तो ये भी तो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप दो नंबर पास कर दोगे। कर दिए पास? ऑब्जेक्ट बना, आपने दो नंबर पास किए, num1 और num2।
टू जाके स्टोर हुआ num1 में, थ्री जाके स्टोर हुआ num2 में, और आपने इन प्रॉपर्टीज को असाइन कर दिया। यानी कि इन दी एंड अब आपके पास आपके जो कंस्ट्रक्टर में नंबर्स थे वो एक्चुअल क्लास के प्रॉपर्टीज को असाइन हो चुके हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात सबको समझ आती है, हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने? दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। अच्छा, इसको मैं एक नाम दे सकता हूँ? ठीक है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, और ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप होगी वो उसकी अपनी क्लास ही होगी, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया P1। क्या नाम दे दिया? P1, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाया P2। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने? P2, ठीक है। अब देखो, P1 में आपको पता है क्या होगा। P1 में P1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए नंबर 1 और नंबर 2 अलग होगा, और P2 के लिए नंबर 1 और नंबर 2 अलग होगा। दोनों के लिए अलग अलग चलेगा ये सारा कुछ। अब मैं आपको कहता हूं, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आपस में दो नंबर्स को प्लस कर दो। बात को गौर से सुनना, ठीक है। मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो नंबर्स के ऊपर। अब ऑपरेशन बहुत सारे ऑपरेटर्स से होता है, प्लस से होता है, माइनस से, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, वगैरह वगैरह ऑपरेटर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेटर्स पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। कुछ लिस्ट है उसके ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक P1 ऑब्जेक्ट है, उसका एक्स और वाई अलग है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 अलग है, ठीक है। और जो आपके पास P2 है उसका नंबर 1 और नंबर 2 अलग है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जो P1 ऑब्जेक्ट का नंबर 1 है, क्या है? नंबर 1 है, उसको प्लस कर दो P2 ऑब्जेक्ट के नंबर 1 से। नंबर 1 से कैसे करोगे? क्या तुम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है कि तुम दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस कर दो? कैसे करोगे बताओ? ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी सेपरेट है। क्लास को नहीं देखो, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग बने। बात समझ आ रही है? अब यहां पर सिनेरियो ये हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस कर दूं। यानी कि मैं ऑब्जेक्ट्स पर ऐसी कोई कैपेबिलिटी लगा दूं कि ऑब्जेक्ट्स आपस में अपने एक दूसरे के नंबर्स को ऐड कर दें। ये कहलाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जहां पर ऑपरेटर को आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पर अप्लाई कर सको, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजुअली जो प्लस है वो दो नंबर्स पर हो सकता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस करके दिखाओ। तो ये तभी पॉसिबल है C# में, जब मैं ऑपरेटर को इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर ओवरलोड करूं। क्या करूं? ओवरलोड। आओ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं ताकि और समझ आए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C# अलाउ यू टू डिफाइन कस्टम बिहेवियर। कस्टम बिहेवियर का मतलब समझते हो? अपनी मर्जी का आप बिहेवियर एक ऑपरेटर का डिफाइन कर दो। यूजुअली जो प्लस ऑपरेटर है, अभी सिर्फ हम प्लस ऑपरेटर देख रहे हैं, और ऑपरेटर्स पे भी ये काम हो सकता है, लेकिन सबके बिहेवियर डिफरेंट है। जो प्लस ऑपरेटर है उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि उसको आप एटलीस्ट दो नंबर्स दोगे, इंटीजर दोगे या डबल या फ्लोट दोगे, और वो आपको प्लस करके दे देगा। अब यहां मैं एक कस्टम बिहेवियर ये बनाना चाह रहा हूं कि मेरा जो प्लस ऑपरेटर है वो किसी ना किसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को आपस में ऐड कर दे, या दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे प्लस कराना है तो। ठीक है, आगे बढ़ो। बिहेवियर फॉर बिल्ट इन ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, इक्वल्स टू, व्हेन अप्लाइड टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। और ये जब भी होगा जब आप इनको अप्लाई करोगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। क्लास कोई नंबर नहीं है, क्लास कोई डबल नहीं है, क्लास कोई फ्लोट नहीं है। क्लास एक आपके पास ब्लूप्रिंट है, आपके पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और आप उसके ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस करना चाह रहे हो। तो यहां पर आपको उन ऑब्जेक्ट्स को प्लस करने के लिए, उनके ऑब्जेक्ट्स की, दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपस में प्रॉपर्टीज को प्लस करने के लिए आपको एक कस्टम बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा, जिसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। प्लस का कस्टम बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि भाई प्लस इस तरह से भी काम करे, ठीक है। तो ये बहुत डेप्थ और बहुत रियल नॉलेज वाली काम की चीज है, ठीक है। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी कि भाई आपने आज तक सुना है कि प्लस होते हैं दो नंबर्स। आप, तुम्हें मैं सिखा रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लस करोगे।
दो ऑब्जेक्ट्स कैसे कंपेयर करोगे, यानी उनकी क्वालिटी कैसे कंपेयर करोगे, दो ऑब्जेक्ट्स में चेक कैसे करोगे कि ग्रेटर कौन सा है लेसर कौन सा है, दो ऑब्जेक्ट्स में चेक कैसे करोगे कि दोनों को माइनस करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये कस्टम बिहेवियर हम डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और उसमें भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। किससे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक ऐसा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म का जिसमें आप ऑपरेटर्स के कस्टम बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, कि ये भी कर सकता है। ठीक है। सच एज क्लासेस एंड स्ट्रक्ट्स। स्ट्रक्ट्स में आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। स्ट्रक्ट्स भी आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मिलता जुलता होता है क्लास से बिल्कुल ना। दिस मेक्स कस्टम ऑब्जेक्ट्स इजियर टू मैनिपुलेट यूजिंग नेचुरल मैथमेटिकल और लॉजिकल सिंटेक्स। कस्टम ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्लस करना है। अभी मैं अगर इसे प्लस करूंगा ना, तो कैसे करूंगा? मैं P1 में से नंबर 1 निकालूंगा, P2 में से नंबर 1 निकालूंगा, उनको आपस में प्लस करूंगा, फिर उन्हें एक वेरिएबल में रखूंगा और उसे फिर दोबारा प्रॉपर्टीज को असाइन करूंगा। फिर P2 निकालूंगा, फिर सॉरी नंबर 1 P2 का निकालूंगा, फिर नंबर 2 P1 का निकालूंगा, आपस में प्लस करूंगा और फिर उन्हें एक अलग वेरिएबल में रख के असाइन करूंगा। तो ये इतनी बड़ी मैनिपुलेशन क्यों करनी है जब मुझे ऑपरेटर ओवरलोडिंग दी गई है? बात समझ आ रही? अच्छा, ये भी कर सकते हो कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर से कोई नंबर दूं, तो वो नंबर के साइन बदल के दे दे। प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। ये भी कस्टम बिहेवियर है ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पर ना मेथड को ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पर आपने ऑपरेटर पे फोकस करना है कि हम एक ऑपरेटर को कस्टमली यूज कर रहे हैं। ठीक है। आओ देखते हैं इसकी एग्जांपल वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। ये पढ़ो थोड़ा सा खुद भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग अ फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ऑपरेटर्स, यानी कि आप ऑपरेटर्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हो। बेसिकली ओवरलोड करने का मतलब क्या है? ओवरलोड का मैंने आपको ये मतलब बताया था ना कि डिफरेंट फॉर्म्स, मेथड ओवरलोडिंग यानी मेथड्स की डिफरेंट फॉर्म्स। इसी तरह जो ऑपरेटर्स है उनकी भी डिफरेंट फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं यूजिंग द ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक। अब सिर्फ प्लस नंबर्स तक महदूद नहीं रहेगा, वो आपस में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी ऐड कर सकता है, माइनस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी माइनस कर सकता है। ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग गिव्स द एबिलिटी टू यूज द सेम ऑपरेटर टू डू वेरियस ऑपरेशंस, यानी बहुत सारे ऑपरेशंस, यानी उनकी कस्टम फॉर्म्स और बना सकते हो कि भाई ये प्लस नंबर्स को भी प्लस करेगा, ये फ्लोट को भी प्लस करेगा, ये क्लासेस को भी सॉरी ऑब्जेक्ट्स को भी प्लस करेगा, ये स्ट्रक्ट्स को भी प्लस करेगा। ठीक है। Over operator overload, it provides additional capabilities to C sharp operators when they are applied to user defined data types। अच्छा, बार बार कह रहा है कि ये सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स पे काम करती है, यानी क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पर काम करती है या स्ट्रक्ट्स पर। स्ट्रक्चर्स फुल फॉर्म कहते हैं स्ट्रक्ट्स की। It enables to make user defined implementations of various operations where one or both the operands are of a user defined class। यूजर डिफाइंड क्लास हमने बनाई है। ठीक है। ये आपके पास यूजर डिफाइंड क्लास है। वो कह रहा है ये जब ही काम करेगा जब आपके पास जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम अब प्लस किसे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स को। तो ऑब्जेक्ट्स मेरे ऑपरेंड्स हैं। पहले मैं 2 + 3 को प्लस कर रहा था तो 2 और 3 ऑपरेंड्स थे। अब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दो ऑब्जेक्ट्स को। तो मेरे पास ऑपरेंड्स क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स किससे बने? क्लास से। और क्लास भी किसने डिफाइन करी? यूजर ने। तो ये उसी पर काम करेंगे जब दोनों ऑपरेंड्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड क्लास के हों। ठीक है। प्री रिटन क्लास के ये ना हो। ठीक है। ओनली द प्री डिफाइंड सेट ऑफ सी शार्प ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड, मतलब कि कुछ ही लिस्ट है जिसको आप ओवरलोड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के साथ, सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है। जिनमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो हैं। ठीक है। बाकी जो रिलेशनल है और लॉजिकल है उनमें कुछ मखसूस हैं जो आप ओवरलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे ऑपरेटर्स का कस्टम बिहेवियर बना सकते हो। क्लियर है चीज? टू मेक ऑपरेशंस ऑन अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज नॉट एज सिंपल एज द ऑपरेशन ऑन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। ठीक है। वो कह रहा है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है क्लास, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जहां भी आएगा आपने समझना क्या है, वो क्लास की बात कर रहा है। ठीक है। वो कह रहा है क्लास पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना प्लस माइनस ये इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियस सी बात है ना, जहन में नहीं ऑब्जेक्ट कैसे प्लस होगा? वो नंबर थोड़ी है। ठीक है। वो जब होता है जब वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप होता, इंटीजर होता, फ्लोट होता, डबल होता, एक वक्त को मैं स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट करवा के करवा देता। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को कैसे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आप प्लस करोगे? तो इस चीज का हल देती है आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग। टू यूज ऑपरेटर्स विद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दे नीड टू बी ओवरलोडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर्स रिक्वायरमेंट।
मतलब आप अपने हिसाब से उसे ओवरलोड कर सकते हो भाई, क्या चीज करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, कितने पैरामीटर होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है। एन ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन टू इट। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि आपको इस ऑपरेटर ओवरलोड का एक फंक्शन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक फंक्शन। वो फंक्शन में आपको इसका कस्टम बिहेवियर डिफाइन करना होता है। वो फंक्शन इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को उठाएगा और आपस में इन दोनों को ऐड कर देगा। ये जो भी ऑपरेटर आप ओवरलोड करोगे वो एक्शन परफॉर्म करेगा और आपको रिजल्ट में दे देगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्लस करके। अभी तक हमने देखा है कि एक ऐसा फंक्शन, ये जितने भी हमने मेथड्स बनाए, फंक्शन यानी मेथड्स क्लास में बनता है, ठीक है, जितने भी मेथड्स बनाए वो पैरामीटर्स में या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो इंटीजर एक्सेप्ट कर रहे हैं, या तो वर्ड एक्सेप्ट, सॉरी, बुलियन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम एक ऐसा ऑपरेटर मेथड बना रहे हैं जो एक्चुअल में पैरामीटर में पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। सिंगल वैल्यू रिसीव नहीं का पूरा ऑब्जेक्ट ले लेगा पैरामीटर के अंदर। ऐसा आपके पास मेथड जब ही बन सकता है जब मैं उसे ऑपरेटर ओवरलोड के साथ बनाऊं। किसके साथ बनाऊं? और बहुत आसान है, जैसे हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं उसी तरह का सिनेरियो है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर इज डिक्लेयर्ड बाय द यूजिंग ऑपरेटर कीवर्ड। ठीक है। जिस मेथड में ऑपरेटर का कीवर्ड लगा होगा आपने समझ जाना है वहां पर ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो उस मेथड में ऑपरेटर कीवर्ड का होना लाजमी है, वरना वो एक नॉर्मल मेथड होगा और फिर वो ऑब्जेक्ट्स को रिसीव नहीं कर पाएगा एज पैरामीटर्स। ये बात आपने ध्यान में रखनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने जो है ना पूरा आपको सिंटेक्स दे दिया है। एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, प्राइवेट है, लेकिन जो आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड होता है, याद रखो रूल है कि वो हमेशा पब्लिक प्लस स्टैटिक होगा। पब्लिक एंड स्टैटिक होगा। यहाँ पर प्राइवेट नहीं रख सकते आप उसको, अगर प्राइवेट रखोगे तो वैल्यू बाहर कैसे आएगी? ठीक है। तो ये रूल है कि ऑपरेटर लोडिंग वाला जो मेथड होगा वो पब्लिक होगा और साथ में स्टैटिक भी होगा। स्टैटिक ताकि उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े। ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास का नाम आएगा। अब क्लास का नाम क्यों आएगा सर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसा मेथड होगा जो दो ऑब्जेक्ट्स लेगा? कितने ऑब्जेक्ट्स लेगा? जब मेरे केस में P1 और P2, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स लेने के बाद ये आपस में उनके एडिशन करेगा नंबर्स की, ठीक है। और एडिशन करने के बाद बदले में भी तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। बदले में भी तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, नंबर्स का, प्लस हुए हुए नंबर्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल या मेथड होगा उसकी रिटर्न टाइप और डेटा टाइप क्या होती है? उसी की अपनी क्लास। तो हम बदले में भी तो ऑब्जेक्ट लेंगे ना, रिटर्न में क्या लेंगे प्लस करने के बाद? ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मेथड की रिटर्न टाइप भी तो देनी पड़ेगी ना, कि मेथड के से बाहर क्या आ रहा है। तो मेथड की रिटर्न टाइप भी क्या होगी? उसी ऑब्जेक्ट की क्लास होगी। जिस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम उसके वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखते हैं? क्लास रखते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखते हैं? उसी की क्लास। तो एक मेथड जिससे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है, तो उस मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी? वॉइड। उसी की अपनी क्लास होगी, क्योंकि वो आपने बताना है कि भाई इस क्लास का ऑब्जेक्ट इधर से बाहर आएगा। ठीक है। तो क्लास नेम इसलिए कह रहा है, यहां क्लास बनाने की बात नहीं हो रही है, ये रिटर्न टाइप है। ये क्या है? इस मेथड की रिटर्न टाइप। फिर आप लिखते हो ऑपरेटर का कीवर्ड एज इट इज। ठीक है। इससे पता चलता है यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही, क्या हो रही है। और फिर आप ऑपरेटर का सिंबल, जिस सिंबल यानी जिस ऑपरेटर पर आप ओवरलोड करना चाहते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमारे केस में क्या आएगा यहाँ पर? प्लस आएगा। उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस खोलेंगे जिसमें पैरामीटर्स होंगे, और पैरामीटर्स में क्या रिसीव होगा? ऑब्जेक्ट्स। क्या रिसीव होंगे? ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा और फिर इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालो और आपस में क्या करो? प्लस करके रिटर्न में क्या दो? ऑब्जेक्ट। क्या दो? ऑब्जेक्ट। और फिर हम उसे प्रिंट करा देंगे नीचे मेन मेथड के अंदर। आओ उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है जिनको आप ओवरलोड कर सकते हो। अच्छा, इनमें भी रूल्स हैं, देखो। ये जो है ना प्लस माइनस नॉट, ये आपके पास टिल्ट है, ये आपके पास बिटवाइज है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं। टेक वन ऑपरेंड एंड कैन बी ओवरलोडेड। ये सिर्फ कितने ऑपरेंड्स पर काम, यानी सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे। यानी कि आप इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद है, अच्छा, प्लस सिंगल ऑपरेंड पे भी चलता है और प्लस मल्टीपल पे भी चलता है। ठीक है। क्योंकि ये प्लस जो है ना ये यूनरी ऑपरेटर का काम कर रहा है, ये एडिशन वाला प्लस नहीं है। ठीक है। शायद तुम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सुना नहीं सुना ये।
नहीं सुना? ये प्लस एडिशन वाला नहीं है, ये यूनरी ऑपरेटर प्लस है, इसका काम अलग होता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जो प्लस है ना, ये एडिशन वाला है। कौन सा है? फिर है माइनस, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर, मॉड्यूलस। इन सब पे क्या चलता है? बाइनरी ऑपरेटर टेक्स टू ऑपरेंड्स, टेक्स टू ऑपरेंड्स एंड कैन बी ओवरलोडेड। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को ओवरलोड कर सकता हूं, मैं तीन ऑब्जेक्ट्स को ओवरलोड नहीं कर सकता। आप ट्राई कर लेना, आपको एरर आ जाएगा। ये रूल है। ये क्या है? रूल है, ठीक है। उसके बाद ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये वाले यूज कर सकते हो, सारे यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद आपके पास एंड है और है, और फिर ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स और कंबाइंड असाइनमेंट है। इन सबको आप ओवरलोड ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, के ऑब्जेक्ट्स को प्लस करना है, कंपेयर करना है, नोट चेक करना है, उसका क्या चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। अब ये यूनिरी ऑपरेटर्स के साथ दिखा रहा है, तो हम चलते हैं अपने अर्थमेटिक के ऊपर। अच्छा, अब इसने कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी दी हुई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो नहीं है खैर, लेकिन मैं तुम लोग को और सिंपल करके समझाता हूँ। देखो, अब मैं ये जो P1 है और ये जो P2 है, ये जो P1 है और P2 है, इसे पास करूंगा या और रिसीव करूंगा एज आर्ग्यूमेंट। उसके लिए मुझे इस क्लास में एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मेथड, जो कि मैंने आपको बताया हमेशा क्या होगा, पब्लिक और स्टैटिक होगा, ठीक है। और उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? जो, यानी कि जिस, इससे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसकी जो क्लास थी, वह इसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। क्लास नहीं बना रहा मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑपरेटर का कीवर्ड, और उसके बाद आपका वो ऑपरेटर जिसे आप ओवरलोड करना चाहते हो, ठीक है। और ये रिसीव करेगा दो ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स रिसीव करेगा? दो, ठीक है, जो कि पॉइंट टाइप की होंगे। ऐसा ही है, डेटा टाइप देनी पड़ती है ना पैरामीटर की। अगर नंबर इंटीजर है तो इंटीजर लिखता था ना पहले, तो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? उसकी अपनी क्लास। नीचे भी देखो, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? उसकी अपनी क्लास। तो इसमें भी क्या होगी? अपनी क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसे P1 कह दूं, इसका नाम अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। और दूसरा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा पॉइंट P2, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये चलेगा ना, जैसे ही आपके पास ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो आपके पास ये कॉल हो जाएगा मेथड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें सर? अब एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है भाई? प्रोग्राम पॉइंटर्स नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न्स अ वैल्यू, ठीक है। आपने बोला पॉइंट रिटर्न होगा, यानी पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, तो वो आपको क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तो यहां पर आप रिटर्न करोगे, क्या करोगे? रिटर्न। अब आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि प्लस होने के बाद तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा। तो नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? न्यू पॉइंट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू पॉइंट। तो मैं बोलूंगा रिटर्न करो एक नया पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करो? एक नया पॉइंट ऑब्जेक्ट। और क्या करो? P1 में जाओ, डॉट, उसमें से निकालो नंबर वन। क्या निकालो? नंबर वन। और उसे प्लस करो। क्या करो? प्लस किसके साथ? P2 के नंबर वन से। किससे? P2 के नंबर वन से। फिर लगाओ कॉमा। अब नंबर टू की बारी आ गई। नंबर टू क्या होगा? आपने बोला नंबर टू क्या होगा? नंबर टू होगा P1 में जाओ, उसका नंबर टू उठाओ। क्या उठाओ? क्या उठाओ? नंबर टू। और उसे प्लस करो P2 के नंबर टू से, यानी P1 का, P1 ऑब्जेक्ट का नंबर वन, P2 के, सुनो, दो मुझे ना, देखो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का नंबर वन प्लस करना है, और दोनों ऑब्जेक्ट्स का नंबर टू आपस में प्लस करना है। बात समझ आ गई? ठीक है। तो P1 का नंबर वन प्लस किया P2 के नंबर वन से, और P2 का नंबर टू प्लस किया P1 के नंबर टू से। बेटा देखो, ये देखो, ये पहला कोऑर्डिनेट बनेगा, ये पहला कोऑर्डिनेट बनेगा। सुनो, P1 ऑब्जेक्ट था, उसमें भी नंबर वन नंबर टू है, P2 में भी नंबर वन नंबर टू है, नीचे लिखा हुआ है 2435, लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे P1 का जो नंबर वन है उसे प्लस करना है, किसके साथ? फोर के साथ। और इसके थ्री को प्लस करना है फाइव के साथ। तो ये तो किया है। P1 का जो नंबर वन है, यानी टू, P1 का जो नंबर वन है यानी टू, उसको प्लस किया P2 के। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की आपके पास नंबर आपस में प्लस हो गए, ठीक है। इसी तरह P1 का जो दूसरा नंबर था, उसको P2 के दूसरे नंबर से प्लस किया, यानी कि P1 नंबर टू प्लस P2 नंबर टू, ठीक है। और ये आपको रिटर्न में देगा। अब कैसे करेंगे इसे? अब आपने इसको निकालना है एक रिजल्ट में। किस में निकालना है? रिजल्ट में। अच्छा, रिजल्ट में निकालने के लिए क्या करोगे? यहां पर देखो, आपने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए नंबर वन और नंबर टू, इन दोनों को आपने कर देना है प्लस।
तो फिर ये ऑपरेटर ओवरलोड वाला मेथड चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा आपने ऐड किया है और ऐड का आपके पास ओवरलोड मेथड बना हुआ है। तो हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट थे, P1 और P2। तो मैं यहाँ पर P1 प्लस P2 को क्या कर दूंगा आपस में प्लस, जबकि ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था, ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और इसको मैं एक अलग से P3 या रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर निकाल लूंगा। किस में निकाल लिया मैंने, रिजल्ट। अच्छा अभी क्या कह रहा है, द नेम रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा इसकी टाइप क्या होगी, पॉइंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न में क्या आ रहा है, यहाँ पर रिटर्न में पॉइंट ही आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉइंट ही। तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, पूरा पॉइंट का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट करते हैं रिजल्ट को, किसे, किसे, रिजल्ट को। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं और चलाते हैं, देखते हैं क्या आता है। वैसे तो ऑब्जेक्ट होगा तो शायद पूरा कोऑर्डिनेट ना दिखाए, हमें निकालने पड़ेंगे इसमें से, ठीक है। हाँ ये आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे भाई रिजल्ट में जो नंबर 1 आया है ना उसे प्रिंट कर दो, और रिजल्ट में जो नंबर 2 आया है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, 6, और दूसरे में 8 प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, 8। आओ चेक करते हैं, 6 और 8 हो गया, हो गया 6 और 8, कर दिया दो ऑब्जेक्ट्स को प्लस। इसी तरह माइनस भी कर सकता हूँ, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अब मैं जितने ऑब्जेक्ट्स बनाऊं ना, अब एक दफा मैंने ये बना के रख दिया ना ओवरलोड मेथड, अब मैं अगर P3 या P4 भी बनाऊंगा तो उनको भी आपस में मैं प्लस कर सकता हूं। मैं लिखूंगा P3 प्लस P4 और रिजल्ट में निकाल के शो करा दूंगा, मेथड पीछे चल रहा है। बात समझ आई है, ठीक है, ये कहलाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। और ये आप किसी भी ऑपरेटर के साथ कर सकते हो। यहाँ पर बस आपने ऑपरेटर चेंज करना है, देखो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इन दोनों को भी क्या करूंगा, आपस में माइनस कर दूंगा, ठीक है। माइनस किया, अब देखो यहाँ एरर आ रहा है, वो कह रहा है आप यहाँ प्लस कर रहे हो, प्लस का कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं है, ऑब्जेक्ट्स होंगे माइनस, क्या होंगे, माइनस। और अब वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2 - 4 क्या होता है, -2। मैथमेटिक्स भूल गए क्या, साइन किसका बड़ा है, 2 - 4 क्या होता है, -2, और 3 - 5 -2 क्या होता है, -2। आओ चेक करते हैं, देखो -2 आ गया। तो मैं जो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है उनमें से कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर ओवरलोड कर सकता हूं, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप महान है, यकीन करो, यकीन करो, नहीं आती लोगों को समझ। ये ऐसा, ये C# का वो वाहिद ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को आता ही नहीं है, लोगों को एडवांस कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, ठीक है। फिर देखो किया क्या इधर, फिर देखो हुआ क्या, पूरा फ्लो चेक करो। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया P1, उसमें मैंने पास किया 2, 3। ये 2 जाके स्टोर हुआ नंबर 1 में, और ये 3 जाके स्टोर हुआ नंबर 2 में। इसी तरह ये रिपीट हुआ P2 के लिए भी, P2 का अलग ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने रिजल्ट में P1 को P2 से माइनस किया। P1 एक ऑब्जेक्ट है, P2 एक ऑब्जेक्ट है। आपने जब इस पर माइनस का ओवरलोड किया तो माइनस का ओवरलोड मेथड बना हुआ था इसकी क्लास के अंदर, वो चल जाएगा, ऑटोमेटिकली चल जाएगा, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑपरेटर दे रखा था माइनस, क्या दे रखा था, माइनस। और माइनस ऑपरेटर आपके पास एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स पर चलता है, यानी एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। सिंगल ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट्स या 4 ऑब्जेक्ट्स पर नहीं चलेगा। तो हमने कितने ऑब्जेक्ट रिसीव किए इसमें, 2, जिसकी टाइप भी क्या होगी, उसकी अपनी क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। उसके बाद आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, रिटर्न में क्या बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट। क्यों बनाया, क्योंकि आपने इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी थी, पॉइंट। तो इसका ये ऑब्जेक्ट बाहर आएगा, किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आएगा। रिटर्न में आपने बोला कि पॉइंट भैया आप रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करना, P1 जो ऑब्जेक्ट है उसका नंबर 1 माइनस करना P2 के नंबर 1 से, और फिर दूसरे में आप P1 को नंबर 2 को P2 के नंबर 2 से माइनस करना, और रिटर्न में ये ऑब्जेक्ट आप रिजल्ट को दे देना। किसको दे देना, रिजल्ट को। और फिर हमने जब रिजल्ट से नंबर 1 और नंबर 2 निकाला तो आपके सामने वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेटर ओवरलोड आसानी से कर सकते हैं।